हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो कि एक रीबॉर्न लव स्टोरी है, जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे हमारी स्टोरी की मेन हीरोइन को उसका पहला प्यार पूरी तरीके से धोखा देता है और इसी बीच उसे कोई मार देता है, लेकिन इस लड़की को सारी सच्चाई पता चल जाती है और ये दोबारा से रीबॉर्न होकर उन सब लोगों से अपना बदला लेती है जिस किसी ने भी इसे मारा होता है। पर सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि जिसने इसे मारा होता है वो कोई इसका अपना बहुत ही क्लोज होता है, जिससे उसे कभी उम्मीद नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी इंटरेस्टिंग ड्रामा को और पता लगाते हैं कि हमारी कहानी की हीरोइन को किसने मारा था और उसकी रिवेंज लेने में मदद किसने किया। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को काले कपड़ों में दिखाया जाता है जो एक फ्यूनरल एरिया में होते हैं और वे किसी लड़की के फ्यूनरल के लिए बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी कहानी की मेन हीरोइन की डेथ हो चुकी है और जो ये सामने रो रहे होते हैं वे उसकी सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है उनकी सिस्टर की डेथ होने पर। लेकिन तभी वहाँ से सभी गेस्ट चले जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और यहाँ पर हमें हमारी मेन हीरोइन की आत्मा दिखाई जाती है जो ये सब कुछ देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है उन्हें उस तरह एक दूसरे से चिपका हुआ देखकर। और तभी पीछे से उसके डैड आते हैं जिनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होता है और ना ही उन्हें जरा सा भी दुख लगता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उल्टा वे तो बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और अपनी डॉटर कार्ला को उसके बॉयफ्रेंड जोशुआ के साथ देखकर और ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी की हीरोइन का नाम सू वेवे होता है और वो उनका नाम लेती है और सोचती है कि आज से इन दोनों की जिंदगी का कांटा निकल चुका है, अब इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। लेकिन सू वेवे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है ये सब देखकर। वो सोचती है कि ये जो सिस्टर मेरे सामने खड़ी है, जो मेरे लिए अभी 2 मिनट पहले मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, इस बहन ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। इधर ये जो डैड है जो मुझे अपनी बायोलॉजिकल डॉटर बोलते थे, इन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया। और ये लड़का जिसका नाम जोशुआ है, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी, इसने मुझे हर पल हर वक्त सिर्फ तकलीफें दी हैं और कुछ भी नहीं दिया। तभी उसे वहाँ पर अचानक से ब्लैक कलर की एक बहुत ही लग्जरी इंपोर्टेड कार आती हुई दिखाई देती है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उस गाड़ी के अंदर से हमारी कहानी का हीरो निकलता है जिसका नाम होता है चोलियोंग, जो कि सू वेवे के मरने पर बहुत ज्यादा दुखी होता है। चुलियोंग के लोग आकर जोशुआ, कार्ला और उसके डैड को वहीं बुरी तरह मार देते हैं और उसके बाद चुलियोंग बुरी तरह से टूटकर सू वेवे के सामने रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे एक मौका तो देती तो मैं तुम्हें बता देता कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। तुमने मुझे एक मौका भी नहीं दिया और देखो अब तुम मुझसे कितनी दूर जा चुकी हो। सू वेवे ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि चुलियोंग ने उसके लिए कितना कुछ किया और हमेशा से वही उसे सच्चा प्यार करता था, बस वही उसकी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाई। उस टॉक्सिक फैमिली में एक वही तो था जो उसे अच्छे से ट्रीट करता था। और अभी चुलियोंग रो रहा होता है और कहता है कि अब सू वेवे के बिना वो इस दुनिया में नहीं रह सकता और वो एक चाकू निकालता है और अपने दिल पर बुरी तरीके से वार कर देता है और सू वेवे के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। सू वेवे उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके आसपास एक बहुत बड़ी शील्ड होती है जिसकी वजह से वो उसे रोक नहीं पा रही होती और उसकी आंखों के सामने ही चोलियोंग की डेथ हो जाती है। यहाँ पर सू वेवे बहुत ज्यादा तड़पने लगती है, लेकिन टाइम अचानक से पीछे जाने लगता है, सब कुछ इधर उधर घूमने लगता है और उसके बाद जब सू वेवे की आंख खुलती है तो वो कुछ साल पहले के समय में पहुंच चुकी होती है, जहाँ वो एक बिस्तर पर लेटी होती है। वो अपने हाथ और पैरों को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि नेचर ने उसे एक और नया मौका दिया है और इस बार वो चोलियोंग को अपना बनाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी और किसी को भी मौका नहीं देगी उसे मारने का। तभी वहाँ पर घर की नौकरानी आती है और सू वेवे से कहती है कि हर वक्त सोना नहीं होता, आज बड़ी मैडम की बर्थडे पार्टी है, जल्दी से नौकरों वाले कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ, नीचे गेस्ट भी आ रहे होंगे। वो उसकी तरफ देखकर अपना इग्नोरेंट एटीट्यूड दिखाती है और अपनी कबर्ड से बहुत अच्छे कपड़े निकालने लगती है और अपनी सिस्टर का मेकअप चुरा कर लगाने लगती है। तभी केयर टेकर उसके पास आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, घर के नौकर लोग ऐसे रेडी नहीं होते हैं। लेकिन सू वेवे उसकी तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। इधर नीचे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्ला होती है। उसके फ्रेंड्स उसकी ब्यूटी की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उन्होंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। कार्ला बोलती है कि मेरी ड्रेस और मेरी ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे डैड ने ये सब कुछ स्पेशली मेरे लिए बाहर से मंगवाया है। तभी बैल्कनी से सू वेवे नीचे चलकर आ जाती है। सबका फोकस एकदम सू वेवे की तरफ चला जाता है। कार्ला की लाइट पूरी तरह से सू वेवे की तरफ चली जाती है और लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं कि उन्होंने आज से
पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सुवेवे धीरे धीरे नीचे उतर कर आती है और कार्ला से कहती है कि तुम इस घर की सिर्फ नौकरानी रहोगी। फिर सुवेवे इसकी तरफ देखकर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, क्या तुम अभी लोगी या अकेले में आकर मांगोगी। कार्ला बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तब सुवेवे कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ऐसा कहकर वो कार्ला को जोर का एक चांटा मार देती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी गेस्ट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। सुवेवे बहुत सार्केस्टिक अंदाज में कहती है कि मैंने कहा था ना कि अकेले में ये गिफ्ट ले लो, लेकिन आप सबके सामने ले रही हो तो देखो कितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तभी अचानक वहाँ पर जोशुआ आ जाता है। उसे देखकर कार्ला एकदम पोलाइट हो जाती है और कहती है कि देखा, मेरी सिस्टर हमेशा मुझे ऐसे ही ट्रीट करती है। आज मैंने उससे बस इतना कहा था कि आज की लाइमलाइट मुझे लेने दो, लेकिन उसको बुरा लग गया और वो मुझे मार रही है। इस पर जोशुआ गुस्से में सुवेवे से कहता है कि अगर तुमने कोई गलती की है तो जाकर उससे माफी मांगो, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम कार्ला के ऊपर हाथ उठा सको। इस पर सुवेवे उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर किया है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फिर से करके भी दिखा सकती हूँ। और ये कहकर वो कार्ला को फिर से जोर का चांटा मार देती है। अब पार्टी में खड़े सभी लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबको यही पता था कि सुवेवे बहुत ज्यादा इनोसेंट है और कभी किसी को हाथ नहीं लगाती थी। अब जोशुआ उसे दोबारा माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन सुवेवे साफ मना कर देती है और फिर वो सबको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। कार्ला को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि सुवेवे बाहर आती है और उसे वहाँ पर चोलियोंग दिखाई देता है, जो अकेला बैठा होता है। सुवेवे उसे देखकर कहने लगती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से नेजर ने मुझे एक और मौका दिया है, क्योंकि नेजर भी चाहता है कि तुम्हें सही तरीके से ट्रीट किया जाए। तुमने अपनी पास्ट लाइफ सिर्फ मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दी और इस लाइफ में मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगी और किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। और हम देखते हैं कि वो भागती भी चोलियोंग के पास जाती है और उससे कहती है, क्या कर रहे हो हैंडसम। ये सुनकर चोलियोंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है, तुम क्या कर रही हो सुवेवे। बोली, मुझे एक फेवर करोगे। चोलियोंग बोलता है, तो मुझे क्या चाहिए। सुवेवे कहती है, तुम्हारा एटीट्यूड इतना अलग क्यों लग रहा है। चोलियोंग बोलता है, मुझसे बात मत करो सुवेवे, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। चोलियोंग कहता है, जिस जगह पर तुम बैठी हो वो जगह बहुत ज्यादा गंदी है, तुम्हारी ब्यूटीफुल ड्रेस खराब हो जाएगी। सुवेवे बोलती है, तो तुम उस ड्रेस को क्लीन करवा देना, मुझे पता है तुम मेरे लिए ऐसी कई सारी ड्रेसेस खरीद सकते हो। चोलियोंग उसकी तरफ देख रहा होता है, पर उसके मन में कुछ इमोशंस चल रहे होते हैं जिन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुवेवे उसके क्लोज आ रही होती है। चोलियोंग उसे बोलता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अभी तुमसे बात करने का, जिस पर सुवेवे कहती है, कल मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, मुझे एक जरूरी बात करनी है, तब तक के लिए मुझे जाने दो। और वो वहाँ से हंसते हुए गुड बाय बोलकर चली आती है। अब वो दोबारा से पार्टी के अंदर आती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके डैड भी उसे पार्टी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर तमाशा होने लगता है। कार्ला अपने डैड से कहती है, डैड आपने देखा सुवेवे ने मेरी लाइमलाइट लेने की कोशिश की है, उसने इतनी हैवी ड्रेस क्यों पहनी है, जबकि आज स्पेशल डे मेरा है, आप उसको बताइए ना। जिस पे सुवेवे कहती है, पहली बात तो ये ड्रेस मेरे पास बहुत वक्त से थी, ये तुमने नहीं दी थी ना मुझे, अब इसको मैं आज नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी, और तुम इतना कम ड्रेसअप होकर आई हो वो तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अपने बर्थडे पार्टी के दिन लोग अच्छे से तैयार होते हैं, ना कि तुम्हारी तरह। कार्ला, तुम्हें सच में एक सेशन चाहिए होगा ड्रेसिंग सेंस के बारे में। जिस पर उसके डैड सुवेवे से कहने लगते हैं, देखो बेटा, आज का दिन उसके लिए है, तो मैं ऐसे तैयार नहीं होना चाहिए था। सुवेवे बोलती है, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ और मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की कोशिश मत करो, जो ये दिखावा है ना वो आप कार्ला के साथ करो। जिस पर उसके डैड सभी लोगों से कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि मेरी डॉटर का दिमाग थोड़ा खराब हो गया है या इसने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। कार्ला सुवेवे से कहती है, मैंने ड्रिंक नहीं की है, मैं ये सब बिना नशे की हालत में बोल रही हूँ, आपको समझ में आया। और वो उनसे भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। उसके फादर के पास अभी पनिश करने का मौका नहीं होता है, क्योंकि लोग होते हैं और लोग सुवेवे को मारने के ऊपर जज भी कर सकते थे, पर सुवेवे पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसके डैड की रियलिटी सबके सामने आए कि कैसे वो दो बेटियों के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और हम देखते हैं कि वो सुवेवे को इग्नोर करते हैं और कार्ला से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और वो कार्ला को एक बहुत ही एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड गिफ्ट देते हैं और कहते हैं, मेरी ये दूसरी डॉटर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है,
मैच्योर है, स्मार्ट है, पर मेरी बड़ी बेटी बहुत ज्यादा इमेच्योर और घमंडी है, लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। ऐसा लगता है कि मैं किसी जानवर को पाल रहा हूँ, हर पल उसे कुछ न कुछ समझाना पड़ता है। और वो उन्हें देखती है पर वो उन्हें इग्नोर करती है और कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं। जिस पर सुवेवे के डैड बोलते हैं आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, फैमिली में तो चलता ही रहता है और सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन कार्ला को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो सुवेवे से कहती है तुम बहुत टाइम से मेरे लिए पियानो बजाना सीख रही थी ना सुवेवे, क्या आज लोगों को बजाकर नहीं दिखाओगी कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। सुवेवे बोलती है बस इतनी सी बात मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, जबकि वो ये सब काम जानबूझकर कर रही होती है सुवेवे को नीचा दिखाने के लिए। सुवेवे एकदम से पियानो के पास जाती है और अपनी फेवरेट टोन बजाने लगती है जो कि होती है रिवेंज टोन, और वो उस टोन के थ्रू एक एक चीज बोल रही होती है जो कुछ भी पास्ट लाइफ में इन लोगों ने उसके साथ किया होता है। वो सारी चीजों को देख रही होती है और समझ रही होती है और उसी को वॉइस और म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस कर रही होती है। सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, सुवेवे को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उन लोगों को अकेला छोड़कर बाहर आ जाती है और वो घर के आसपास फ्यूल वगैरह गिरा देती है और वहां पर आग लगा देती है। तभी वहां पर चोलियोंग आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचता है और बोलता है तुम पागल हो गई हो, तुम कर क्या रही हो। ये सुवेवे उसकी तरफ देखती है, उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी घर के नौकर आकर लगी हुई आग को बुझाने लगते हैं और यहाँ पर फैमिली के सभी मेंबर्स आ जाते हैं। कार्ला, उसका डैड, सब आ जाते हैं और यहाँ पर कार्ला बोलती है सुवेवे तुमने ये सब क्यों किया। सुवेवे बोलती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि आग मैंने लगाई है, तुम बिना प्रूफ के कुछ भी मत बोला करो। और यहाँ पर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। सुवेवे के डैड बीच में आते हैं और कहते हैं मुझे माफ करना, ये सब कुछ हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। हमारी बेटी को कभी भी हमने किसी काम से रोका नहीं और शायद आपने इसे इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि वो अब अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी भूल चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तमाशा हो रहा होता है, पर सुवेवे को फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पास और भी ज्यादा काम है। और वो कार्ला से कह रही होती है कि दोबारा बिना प्रूफ के कुछ भी मत बोलना। ये बात समझ में आई और ये कोई पहली या दूसरी बार नहीं है, आप लोग हर वक्त मेरे ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी घर की नौकरानी आती है और बोलती है सेकंड फ्लोर के हॉल में जो पेंटिंग थी वो भी किसी ने नीचे गिरा दी है, ऐसा लग रहा है कि ये घर हॉन्टेड है। और बहुत ज्यादा तमाशा होने लगता है और सभी लोग उस तरफ भागने लगते हैं। और जब वो फिर से चुलेओंग के पास होती है और उससे कह रही होती है देखा तुमने, लोगों को ऐसे परेशान देखकर मुझे कितना मजा आता है, मैं यही चाहती हूँ मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, तुम टेंशन मत लेना। चुलेओंग को उसका बिहेवियर थोड़ा और अलग लग रहा होता है, उसे नहीं पता होता है कि सुवेवे अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। इधर जोशुआ और कार्ला जाते हैं। कार्ला यहाँ पर जोशुआ से कंप्लेन कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि देखा, मुझे तो पता ही था ये मेरा आज का स्पेशल डे बर्बाद करने की कोशिश करेगी और उसने कर दिया, इसमें सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस पर जोशुआ सुवेवे से कहता है तो मैं लगता है कि तुम मेरी फियांसे हो तो तुम कुछ भी करोगी, किसी के साथ कुछ भी कर सकती हो, मैंने तुम्हें इतनी पावर और अथॉरिटी नहीं दी सुवेवे, तुम्हें इतनी बात समझ में आई है। जिस पर सुवेवे उससे कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसके लिए कहीं वो तुम्हारी सेकंड गर्लफ्रेंड तो नहीं, तुम दोनों का कुछ अफेयर तो नहीं चल रहा। जिस पर कार्ला थोड़ा हेजिटेट कर जाती है। जोशुआ उसे चेक करता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रही हो, तुम्हें कुछ भी आइडिया है। सुवेवे बोलती है मेरे मुंह मत लगो और मुझसे ज्यादा इन सब चीजों से रिलेटेड बात मत करो, अपने काम से काम रखो। जिस पर जोशुआ वहाँ से चला जाता है। सुवेवे के दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा होता है। इधर जोशुआ को दिखाया जाता है जिसका फ्रेंड उससे कह रहा होता है तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम्हारा अफेयर कार्ला के साथ है और तुम्हारा रिलेशनशिप सुवेवे के साथ है, आखिर ये क्या तमाशा लगा रखा है। जोशुआ बोलता है मैं सुवेवे को इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसकी मॉम उसके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़कर गई है, मुझे वो पैसे चाहिए और कार्ला से मैं प्यार करता हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है सुवेवे को जो कि एक मिरर के सामने होती है और इमोशनल हो रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर अब दोबारा से उन हर एक चीज का बदला लेने आई है जो पास्ट लाइफ में उसके और चुलियोंग के साथ हुआ, और अब वो किसी भी चीज को नहीं छोड़ेगी और ना ही किसी मौके को। अब हमें दिखाया जाता है अगला सीन जहाँ पर सुवे चोलियोंग के घर के सामने उसका इंतजार कर रही होती है। चोलियोंग अभी तक नहीं आया होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो पूरी रात से बस उसका इंतजार कर रही होती है। जब चोलियोंग वहाँ पर आता है वो उससे कहती है तुम दिखाई दे रहे हो, यहाँ घुटनों पे बैठे बैठे मेरे पैर दुख गए। चोलियोंग उसे इग्नोर करता है और जाने लगता है। सुवे बोलती है आज मैं जोशुआ की मॉम से मिलने जा रही हूँ, जिसको सुनकर चोलियोंग को बुरा लगता है, वो जाने लगता है। लेकिन सुवे पीछे
से कहती है, मैं उन्हें बता दूंगी कि मुझे उससे एंगेजमेंट नहीं करनी है क्योंकि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तुम हो, वो नहीं। जिसको सुनकर चोलियोंग और ज्यादा हैरान हो जाता है। अब कहानी आगे की दिखाई जाती है जहाँ पर सुवेवे जोशुआ की ग्रैंडमदर के पास बैठी होती है और उनसे बातें कर रही होती है अपनी और जोशुआ की एंगेजमेंट को खत्म करने की, क्योंकि वो उसके साथ अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहती है। जिस पर जोशुआ की ग्रैंडमदर थोड़ी इमोशनल तो होती है क्योंकि उन्हें सुवेवे बहुत ज्यादा पसंद होती है, लेकिन वो इस मोमेंट पर कुछ कर नहीं पा रही होती है। वो सुवेवे को सपोर्ट करती हैं और कहती हैं, मुझे पता है कि मेरे ग्रैंडसन में कोई ना कोई गलती होगी, वरना तुम्हारी जैसी इंटेलिजेंट और स्वीट लड़की उसे कभी भी नहीं छोड़ती। अब हम देखते हैं इधर की सुवेवे भागती हुई चुलियोंग के पास आती है, उससे चिपक जाती है और कहती है, तुम्हें पता है क्या हुआ है? उन्होंने एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए हाँ कर दिया है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो चुलियोंग के क्लोज जाने लगती है। चुलियोंग उसे गोद में उठा लेता है। अब वो दोनों अंदर बेडरूम में होते हैं। चुलियोंग बोलता है, मुझे नहीं लगता कि हर एक चीज इतनी ज्यादा जल्दी हो रही है। सुवेवे बोलती है, कुछ भी जल्दी नहीं हो रहा है, ये तो मेरा बेसिक राइट था। उन्हें आज या कल में पता चलना ही था, और अभी अगर तुम्हारा मूड नहीं है मुझे डेट करने का तो मुझे आकर बता सकते हो। लेकिन वो चुलियोंग को आगे खींच देती है और उसे किस कर देती है और बोलती है, मेरे लिए हमेशा तो मेरी प्रायोरिटी रहोगे, कोई और नहीं। चलो आज शाम की पार्टी में मिलते हैं। हमें शाम की पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी गेस्ट वगैरह आए होते हैं और यहाँ पर सुवेवे की मुलाकात होती है जोशुआ की मदर से। सुवेवे को लग रहा होता है कि जोशुआ की मॉम को पता चल चुका होगा कि वो उसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसके साथ जो एंगेजमेंट हुई है उसको भी कैंसिल करना चाहती है। जोशुआ की मॉम उसके पास आती है और कहती है, आज की रात बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस पार्टी में मैं लोगों को बता दूंगी कि तुम्हारी और जोशुआ की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगी। इधर हम देखते हैं चोलियोंग को जो कि सुवेवे की इस अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा होता है और वो इधर उधर सुवेवे को ढूंढ रहा होता है। इधर सुवेवे को कई सारे स्पेशल गिफ्ट्स मिलते हैं। उनमें से कुछ गिफ्ट जो होते हैं वो चोलियोंग भी उसके लिए लेकर आया होता है, जैसे पहनकर वो इधर उधर घूम रही होती है। इधर हम देखते हैं जोशुआ को जो कि सुवेवे से कहता है, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझसे बात मत करो। इधर मैक भी उसके साथ बिजी होता है। इधर जैसे ही सुवेवे को मौका मिलता है वो सीधा उसकी मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है, आंटी मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। दरअसल मैं जोशुआ से शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है और मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई लड़की है जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। वो आपके बेटे के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। जिसको सुनकर उसकी मदर को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो वहीं गुस्से से चली जाती है। इधर सुवेवे मौका देखकर सीधा चोलियोंग के पास आती है और उससे कहती है, मैंने सबके सामने अनाउंस कर दिया है। और वो दरवाजा पीटने लगती है और उसे हक कर लेती है और बोलती है, अब मुझे लग रहा है कि मेरे दिल पे कोई बोझ नहीं है। चोलियोंग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। सुवेवे बोलती है, क्या ये नेकलेस देखकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है? ये मुझे किसी ने दिया है, तुम्हें पता है ये किसने दिया है? चोलियोंग उससे कहता है, क्या बोल रही हो तुम? सुवेवे उसे अचानक से किस करने लगती है और कहने लगती है, अब मैं एक अडल्ट हूँ, मुझे मेरी फैमिली के ऊपर इतना भी ज्यादा डिपेंड नहीं होना है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके सामने जाकर ये चीजें ना बोल सकूं। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हो। इधर हमें दिखाया जाता है कार्ला को, जिसे पता चल जाता है कि उन दोनों की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है और वो जोशुआ से यही सब कुछ डिस्कस कर रही होती है। और जैसे ही सुवेवे आती है वो उससे भी नहीं सब चीजों के बारे में पूछने लगती है और फिर वो सुवेवे को बहुत कुछ गलत गलत बोलने लगती है। लेकिन सुवेवे वहाँ पर रखे हुए फ्लावर पॉट को उसके सिर में मार देती है। वो इंजर्ड हो जाती है। तब तक वहाँ पर उसका डैड आ जाता है जो सुवेवे को ये सब करता हुआ देख लेता है और वो कार्ला से जब पूछता है तो कार्ला सारा ब्लेम सुवेवे के ऊपर डाल देती है। उसके डैड हंटर मंगवाते हैं और उस हंटर की मदद से सुवेवे को बहुत बुरी पनिशमेंट देते हैं। उसकी पूरी बैक पर ब्लड होता है और वो बुरी तरीके से उसे मार रहे होते हैं, लेकिन जोशुआ बीच में आकर उन्हें रोक लेता है। वो दर्द में होती है लेकिन उसके डैड कार्ला को सपोर्ट देकर उसके रूम में ले जाते हैं। इधर जोशुआ उसे सपोर्ट देकर रूम में ले जाने के लिए आता ही है कि सुवेवे उसे इग्नोर करती है और कहती है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये दर्द मेरा है और इसे मैं सह लूंगी। जिस पर जोशुआ उसे कहता है, तुम जो कर रही हो वो बहुत ज्यादा गलत है। सुवेवे बोलती है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब हम अगला सीन देखते हैं उसके बेडरूम का, जहाँ पर हमें सुवेवे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा दर्द में होती है और तभी उसे वहाँ पर एक लेटर रखा हुआ मिलता है और जब उस लेटर को वो खोलती है तो उसके अंदर किसी का बहुत ही प्यारा नोट होता है। ये उसकी कोई आंट होती है जिसने उसके बारे में बहुत कुछ लिख रखा होता है, उसके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा। सुवेवे उसे देखकर इमोशनल हो जाती है।
इधर हमें जोशुआ को दिखाया जाता है जो सू वेवे के पास कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हारा दर्द कैसा है, कुछ दवाई वगैरह लेकर आओ। सू वेवे उसे कहती है अपने काम से काम रखो, मुझे तुम्हारी सिंपैथी और दया किसी की भी जरूरत नहीं है, और वो गुस्से में फोन काट देती है। आधी रात जब वो सो रही होती है तो उसे एक डरावना सपना आता है। ये सपना उसकी पास्ट लाइफ का होता है कि जोशुआ ने मिलकर उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया है जहाँ पर कुछ लोग उसे दिन रात टॉर्चर कर रहे हैं और मार रहे हैं। ये देखकर वो डर जाती है और उसकी आंख एकदम से खुल जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने होता है खूबसूरत नजारा, यानी हमारी कहानी का हीरो चोले यांग, जो उसे कहता है तुम उठो मत, मैंने तुम्हारी चोट पर दवाई लगा दी है। सू वेवे उसकी तरफ देखती है और बोलती है इतनी सुबह सुबह तुम मेरे पास क्या कर रहे हो। चोले यांग बोलता है कल मुझे तुम्हारी हालत और सिचुएशन के बारे में पता चला, मैंने सोचा एक बार तुमसे जाकर मिल लेता हूँ। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करता हूँ, लेकिन जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो कैसी फैमिली है तुम्हारी जो तुम्हें जानवरों की तरह ट्रीट करती है। सू वेवे बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब मुझे इस ट्रीटमेंट की आदत हो चुकी है, लेकिन क्या तुम मुझे हक करोगे। वो चोले यांग को हक करने लगती है। चोले यांग भी उसे हक करने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ उसके ऊपर नहीं जा रहे होते हैं क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी चल रहा होता है कि सू वेवे जोशुआ की फियांसे है और वो इतने फ्रेश जेल मौके का फायदा नहीं उठा सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इधर हम देखते हैं कि अब चोले यांग नीचे बैठकर कुछ बिजनेस के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और पूछता है बॉस मैडम कब तक यहाँ रुकेंगी, हमें उनके रहने पीने का इंतजाम भी करना होगा, उनके लिए कपड़े वगैरह भी लाने पड़ेंगे। चोले यांग उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो सब मैं करवा लूंगा, और तुम मुझसे ये मत बोलना कि तुम्हें उसके यहाँ रहने से प्रॉब्लम हो रही है। जिस पर वो हंसने लगता है और बोलता है बॉस आप भी मजाक करते हैं। जाते जाते वो नौकर उसके कान में कह जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके मन में सू वेवे मैडम के लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स हैं। चोले यांग बोलता है वो सबको पता है कि मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, बस मैं उसे इसलिए होल्ड पर कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरी नहीं किसी और की है, और शायद इन्हीं सब चीजों का मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर के कान में कह जाता है वो इस फैमिली की होने वाली फ्यूचर वाइफ है, उसके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। जिस पर वो नौकर कहता है क्या ये लड़का क्या बोल कर गया है, और वो वहीं पर चोलियों के खाने पीने का इंतजार करने लगता है। इधर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो नौकर चोलियांग का मैसेंजर बनकर जोशुआ और उसकी फैमिली से मिलने जाता है और बताता है कि चोलियांग मैडम को घर पर वापस नहीं आने देना चाहता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मैडम को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इधर हमें दिखाया जाता है जोशुआ को जैसे पता चलता है कि कार्ला हॉस्पिटल में है और अब उसे उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना है। वो अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में बैठा होता है और वो उससे कहता है मुझे जाना पड़ेगा, बात प्यार की है। इधर हम देखते हैं कि जोशुआ अब घर आ जाता है और उसे बार बार घर के नौकर फोर्स कर रहे होते हैं कि आप कार्ला मैडम से मिलना चाहिए क्योंकि कार्ला मैडम बहुत ज्यादा टेंशन में है और समझ नहीं आ रहा होता है कि जोशुआ के इमोशंस क्या हैं। क्या वो इन दोनों लड़कियों को अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है या फिर उसे इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। इधर हमें दिखाया जाता है सू वेवे को जो चोलियांग के घर पर सो रही होती है। चोलियांग उसके ऊपर से चादर हटाता है और बोलता है तुम कर क्या रही हो यहाँ और तुम अपने घर वापस कब जाओगी। सू वेवे बोलती है तो मेरे यहाँ रहने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, और वो एकदम से गोद में आने लगती है और उसे हक करने लगती है। चोलियांग उससे बोलता है बिहेव करो। सू वेवे बोलती है तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फिर वो बोलती है मैं अभी आती हूँ चेंज करके। इधर हमें दिखाया जाता है जोशुआ को जो अब आधी रात को सू वेवे को स्माइल करता हुआ कहीं से आता हुआ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन दिख रही होती है, मानो उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। वो सू वेवे के पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है इतना हक किसने दिया कि मेरे पीठ पीछे तुम किसी के साथ घूमती फिरो। मुझे पता चला है कि तुम चोलियांग के साथ रह रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे एंगेजमेंट खत्म करने की। तुम्हें कुछ भी आइडिया है। जिस पर सू वेवे कहती है अपने हाथ पीछे हटाओ और मुझे तो हाथ लगाना मत। तुम्हें पता है चोलियांग तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम है और पैसे से भी रिच है और इसलिए मैं उसे ऐसे ट्रीट करती हूँ जैसे वो मेरे लिए बना हो। इतनी सी चीज तो मुझे समझ में आ रही है। इधर हमें कार्ला को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होती है। जोशुआ उससे मिलने आया होता है और यहाँ पर कार्ला जोशुआ का हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम्हें पता है सू वेवे ने मुझे कितना मारा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार से पेश नहीं आओगे। जिस पर जोशुआ उससे कहता
करता है क्योंकि तुम ये इंसल्ट डिजर्व करती हो। तुमने उसे प्रोवोक किया था तुम्हारे ऊपर हिट करने के लिए और उसने वो चीज कर दी। अब तुम बार बार इस चीज को इंस्ट्रूमेंट बनाकर उसके अगेंस्ट में मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। जिस पर कार्ला बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जोशुआ बोलता है वो तो तुम्हारे चेहरे से दिख रहा है और फिर कार्ला के क्लोज जाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन इनकी कोई वीडियो बना लेता है। इधर सुबेवे चोलियों का इंतजार कर रही होती है, बार बार उसे प्यार भरे मैसेज भेज रही होती है और कह रही होती है कि तुम घर कब आओगे, क्या आधी रात मुझे यहीं पर बितानी पड़ेगी अकेले, तुम्हारे बिना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इधर हमें छोलियांग को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है और वहाँ पर उसका असिस्टेंट मैसेज सुनकर बोलता है कि लगता है मैडम आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, आपको घर जाना चाहिए, हर किसी का मौका नहीं लगता है। जिस पर छोलियांग बोलता है अपनी जुबान कम चलाओ। इधर सुबेवे देख रही होती है कि छोलियांग कैसे उसके मैसेजेस इग्नोर कर रहा है। कुछ देर में छोलियांग घर आ जाता है। सुबेवे जाकर उसे चिपक जाती है और उससे कहती है चलो अंदर चलकर सोते हैं। छोलियांग बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और वो उसके पैरों की तरफ देखता है जहाँ पर कोई भी शूज वगैरह नहीं होता है। वो उसे उठाता है और उसे शूज पहनाता है और गुस्से से कहता है ये काम तुम खुद भी कर सकती थी और फिर सुबेवे छोलियांग की गोद में बैठ जाती है। इधर हमें कार्ला को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास होती है और उसके डैड उस पर भड़क रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर लो। इधर वो सुबेवे से कह रहे होते हैं कि बहुत दिनों बाद घर आई हो, क्या इस घर की याद नहीं आ रही थी। वो गेस्ट हाउस बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। सुबेवे बोलती है वहाँ के लोग इंसानों की तरह बिहेव कर रहे थे, सोचा वहीं रह लूं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे वहाँ से वापस आना चाहिए था। इधर जोशुआ उसकी तरफ देखता है और गुस्से से बिहेव करता है। सुबेवे बोलती है बहुत वक्त है आप लोगों के पास, सोच लो, बहुत जल्दी है, घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी। जिस पर कार्ला को गुस्सा आता है और वो अपने डैड से कहती है डैड आजकल इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, ऐसा लग रहा है कि ये एक नंबर की पागल हो चुकी है या फिर इसके हाथ में कोई खजाना लग गया है। हमारे होने न होने से इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ी देर में वो वीडियो वायरल हो जाती है। इधर जाते ही इसका फोन बजता है जहाँ पर कार्ला के डैड उसे डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तुमने क्या हरकत की, तुम्हें पता है दोनों फैमिली की इसकी रेपुटेशन खतरे में आ गई है, तुम्हें एक बार तो सोचना चाहिए था। और यहाँ पर हम देखते हैं जो जोशुआ होता है उसके पास किसी का मैसेज आता है और ये मैसेज सुबेवे का होता है जो उसे कहती है तुम्हारी इस हरकत के बाद अब हमारे बीच कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा और आज से तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो। छोलियांग से बोल रहा होता तुम क्या कर रही हो। सुबेवे बोलती है मैं तुम्हें निहार रही हूँ, जबकि वो जोशुआ से चैट कर रही होती है और उससे अपना ये रिश्ता खत्म कर रही होती है। छोलियांग यहाँ पर उसे समझाता है कि तुम्हें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता था। और इधर हम देखते हैं कि सुबेवे एकदम से उसके क्लोज जाने लगती है, रोमांटिक हो जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है और बोलती है तुम्हारे बेड पर जो साइड वाली जगह है वो कब खाली होगी, मुझे वहाँ सोना है। छोलियांग उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है तो सुबेवे उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कहानी में एंट्री होती है किसी और लड़की की जो कि छोलियांग को बचपन से पसंद करती है। वो सुबेवे के पास आती है और उससे बोलती है तुम्हारी हरकतें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ छोलियांग सिर्फ मेरा है। सुबेवे बोलती है क्या उसने कभी ऐसी चीज तुमसे बोली, कुछ कन्फेस किया या अपने मन से ही तुमने ये सब कुछ बना डाला। जिस पे वो बोलती है बकवास बंद करो यहाँ पर। सुबेवे से कहती है तुम्हें पता है जब छोलियांग मेरी तरफ देखता है तो सिर्फ उसकी आंखों में प्यार होता है। और हम देखते हैं कि वो ये सब बोलकर वहाँ से वापस आ जाती है क्योंकि आज कार्ला के लिए कुछ नई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज हो रही होती है और उसे पार्टी में आग लगाना होता है क्योंकि वो अपनी बहन को एक पल भी खुश होता हुआ नहीं देख सकती थी। इधर सभी बड़ी बड़ी बिजनेसमैन और गेस्ट वगैरह आ रखे होते हैं। सुबेवे समझ नहीं पा रही होती है कि वो वीडियो वायरल करने के बाद भी इन बेशरम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई है। इधर हम देखते हैं कि सुबेवे इस पार्टी में एंटर करती है। यहाँ पर जोशुआ भी होता है। जोशुआ जैसे ही सुबेवे को देखता है उसके पास आ जाता है और सभी लोग सुबेवे से कहने लगते हैं तुम्हारी और जोशुआ एंगेजमेंट कैसी चल रही है। जैसे ही जोशुआ को पता चलता है कि सुबेवे सबको बताने वाली है कि उसका तो ब्रेकअप हो गया है, वो तुरंत वहाँ पर आ जाता है सिचुएशन हैंडल करने के लिए और बोलता है कि आप सबको यहाँ देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मुझे पता है कि सुबेवे सिर्फ मुझे पसंद करती है, वो मेरे बिना किसी और के पास रह नहीं सकती। और वो अपना हाथ उसके हाथ से हटाती है और कहती है तुम लोगों को सच्चाई बताने से क्यों डरते हो, तुम्हें अगर शादी करनी है तो किसी ऐसी लड़की से करो ना जैसी तुम पसंद करते हो।
बार बार तमाशा करके क्या दिखाना चाहते हो, जिस पर सभी गेस्ट का फोकस उसकी तरफ चला जाता है। सू वेवे कहती है, मैं सबके सामने अनाउंस करती हूँ कि मेरा आज के बाद इस फैमिली से कुछ भी रिलेशन नहीं है। इस फैमिली के लोग मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करते हैं और ये बात मैं अपने डैड और अपनी सिस्टर के सामने बोल रही हूँ। वैसे भी ये शादी करके मुझे क्या मिलता, इट इज डिससेटिस्फैक्शन, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, सू वेवे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है जोशुआ कितना ज्यादा रिच है। सू वेवे बोल देती है, उससे ज्यादा रिच मेरा करंट बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सू वेवे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो कार्ला होती है वो भी शॉक्ड होती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पर वो जोशुआ के पास जाती है, जोशुआ से कहती है, अब जब सच्चाई सबके सामने आ ही गई है तो मैं बता दूं कि मैं कार्ला को पसंद करता हूँ और किसी को भी नहीं। अब यहाँ पर खड़े लोगों को शॉक लगने लगता है, स्पेशली कार्ला के ग्रैंडफादर को। इधर सू वेवे भागती हुई चोलियों के पास जाती है और बोलती है, उस पार्टी के अंदर वो गिफ्ट भेजकर तो तुमने सबका मुंह बंद कर दिया। सभी शॉक थे कि आखिर इतना हैंडसम और रिच लड़का मुझे कैसे मिल सकता है, पर उन्हें क्या पता कि वो तुम हो, जिससे सिटी का कोई भी इंसान टक्कर नहीं ले सकता है। वो जाकर चोलियों को हक कर रही होती है, चोलियों भी हंस रहा होता है और कह रहा होता है, फाइनली अब तुम मेरी हुई। और वो बोलती है, इतने वक्त से इसलिए तो फाइट कर रही थी मेरे बेबी, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। जिस पे वो स्माइल करने लगता है और इधर वो उसे ये भी बताती है कि कार्ला और जोशुआ ने अपना रिलेशनशिप खुद सबके सामने डिस्क्लोज किया। इसमें मेरी क्या गलती है, उनके बीच में रिलेशनशिप था तो उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, अब इसमें मैं क्या करूं। जिस पे चोलियांग उसे कहता है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी सिचुएशन हो तो मुझे बता सकती हो। और वैसे भी हमारी फैमिली तो एक दूसरे के बारे में जानती है और बहुत जल्दी कन्विंस भी हो जाएंगी। जिस पे सू वेवे बोल देती है, हाँ पर मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैंने उस पार्टी में भी कुछ नहीं खाया। और तुम्हें पता है जोशुआ की मॉम तो बहुत ज्यादा शॉक थी। जिस पे चोलियांग कहता है, तो मेरा फैमिली में कैसे भी टॉर्चर झेलने को मिले तो मुझे बताना। आकर सू वेवे बोलती है, बिल्कुल। अब हम इधर देखते हैं सू वेवे के घर का सीन, जहाँ पर वो कार्ला के सामने घुटनों पर बैठी होती है और नौटंकी कर रही होती है और उसे कह रही होती है, कार्ला मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं। मुझे जब पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा अफेयर चल रहा है, वो खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ। तुम्हें ये भी समझना चाहिए, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। और वो बार बार मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है और बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से बोल रही होती है और कह रही होती है कि मैं एक बड़ी बहन होने का फर्ज नहीं निभा पाई, मैं एक फेलियर हूँ, फेलियर। जिस पर कार्ला उसे मारने के लिए जा ही रही होती है कि तब उसका डैड उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है, काला तुम क्या बोल रही हो। इस पर काला बोलती है, इस लड़की ने पूरी पार्टी में तमाशा करवा दिया, जिसके कारण ग्रैंडफादर हमें प्रॉपर्टी में से एक भी चीज देने से मना कर रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से। अगर ये चीजें हमारी तरफ से आगे जाती तो शायद सब कुछ अच्छा होता। लेकिन सू वेवे को तो हंसी आ रही होती है और वो अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाकर अपने डैड के सामने इनोसेंट बन रही होती है। तभी उसका डैड कहते हैं, यहाँ बहन बच्चे तुम भी मेरी बेटी के जैसी हो, तो मैं जो चाहूँ तुम कंपनी से कर ले सकती हो। वो सच सुनकर सू वेवे को बहुत मजा आ रहा होता है ये सारे गेम खेलने पर। अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन। सू वेवे सोफा पर बैठी होती है, कार्ला उसके पास आती है और बोलती है, तुम्हें लगता है कि कल डैड ने तुम्हें मेन फेवर कर दिया तो चीजें तुम्हारे जैसी होंगी, बिल्कुल भी नहीं, तुम उनसे दूर रहो। सू वेवे बोलती है, यही तो फर्क है, और तुमने इतना सब कुछ किया फिर भी डैड तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और मेरे एक बार में बाजू पलटने पर उन्हें यकीन हो गया है कि कौन सही है कौन गलत। शायद अब कहानी और आगे बढ़ेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इधर हम देखते हैं कि सू वेवे अपने डैड के पास बैठी होती है और इधर कार्ला भी होती है और उसके डैड से कह रहे होते हैं कि देखो सू वेवे, हमारे बिजनेस के लिए हमें एक बड़े से प्रोजेक्ट की जरूरत है, जो कि है रॉयल ऑयल प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ चोलियांग की कंपनी ही दे सकती है। तुम्हारी मॉम का भी ड्रीम था कि ऐसी कोई बड़ी सी कंपनी हम बनाकर तैयार करें और मैं चाहता हूँ कि चोलियांग हमारी कंपनी में आकर इन्वेस्ट करे। सू वेवे बोलती है, मैं चोलियांग को कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। इधर वो चोलियांग के पास जाती है और बोलती है, डैड वो रॉयल ऑयल प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं और उन्हें पता है कि तुम्हारे लिंक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। चोलियांग बोलता है, पर तुम बेफिक्र रहो, मैं उन्हें ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार मेरे इस बिजनेस के काम में मेरी हेल्प करो। सू वेवे बोलती है, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं एक बिजनेस वूमन बन सकती हूँ। चोलियांग बोलता है, मुझे पता है, तुम्हारी मॉम ने एक बड़ी सी कंपनी बनाकर खड़ी की है और तुम अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट जीत जाओगी तो इसके ऊपर मैं हैशटैग तो मैं
मैं दूंगा और तुम्हारे डैड को लगेगा कि तुम कार्ला से ज्यादा केपेबल हो और शायद ही तुम्हारी मॉम की कंपनी को तुम्हारे पास वापस लाने में मदद करेगा। सू वेवे बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और वो एकदम से छोलियांग को किस वगैरह करने लगती है। इधर अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर सू वेवे उस बिजनेस मीटिंग के लिए अच्छे से तैयार होकर जाती है और अपने डैड से कहती है मैंने छोलियांग से बात कर ली है, हमें वो रॉयल ऑयल प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके डैड बोलते हैं मैंने यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुला रखा है और तुम्हें हर किसी से बात करनी है और उन्हें अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट के लिए पिच करना है ताकि वो हमारी कंपनी में आकर इन्वेस्ट करें और हमारा लॉस भी ना हो। इधर हम देखते हैं कि कार्ला भी वहाँ पर आती है और कार्ला जैसे ही सू वेवे को देखती है कि उसने बहुत ही ज्यादा बेसिक और फॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, वो उससे कहती है क्या हुआ आज के दिन, क्या तुम किसी की लाइमलाइट लेने के लिए तैयार नहीं हो? जिस पर वो बोलती है कि मैंने तो कभी भी किसी की लाइमलाइट नहीं ली, चाहे आज का दिन हो चाहे कल का दिन हो। और इधर हम देखते हैं छोलियांग को जो रॉयल ऑयल प्रोजेक्ट वाले इंसान से मिल रहा होता है जो कि देखने में लग रहा होता है कि ये कहीं दुबई से आया है और शेख जैसे उसने कपड़े पहन रखे होते हैं और छोलियांग यहाँ पर बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है उससे और अपने बिजनेस डील्स के बारे में उसे बताता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ डील करने को रेडी हूँ, लेकिन वो छोलियांग से कहता है कि इस डील को मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास आकर साइन करेगी और तुम्हें पता है वो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के अंडर में जाएगा, बस उसके डैड के लिए तुम्हें दिखाना है कि उसने ये डील उनकी कंपनी के लिए ले ली है। इधर हम देखते हैं कि छोलियांग वहाँ पर आ जाता है। इधर कार्ला जाकर पास बैठी होती है और कह रही होती है जैसे ही हमें वो प्रोजेक्ट मिलेगा हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। इधर सू वेवे अपने डैड से कह रही होती है कि हम दोनों यंग कपल जाकर ऐसा दिखाएंगे कि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वैसे ही मेन प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इधर वो जो दुबई का बिजनेसमैन होता है वो सबके सामने आ जाता है, सभी से बोलता है गुड इवनिंग एवरीवन और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं इतना बड़ा ऑयल बिजनेस टाइकून यहाँ पर आ रखा है और वो सीधा आकर सू वेवे की तरफ देखता है। इधर सू वेवे अपने प्लेट की तरफ देखती है जो कि उसे बिजनेस के लिए बातें कर रहे होते हैं और इधर वो वहाँ पर उठाकर कुकी खाने लगती है, लेकिन अचानक से खांसी आने लगती है। तभी जोशुआ उसके लिए पानी लेकर आता है और ना वो पानी लेती है और ना ही वो बिस्किट पूरा खाती है, उसको वही फेंक कर साइड पर हो जाती है, उल्टा उसकी तरफ गंदी नजर से देखती भी है। अब हम देखेंगे अगला सीन। तभी वहाँ पर छोलियांग आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आगे का काम तुम्हें संभालना है, लेकिन तभी उसके सामने जोशुआ खड़ा होता है। जैसे ही देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसने सू वेवे को परेशान करने की कोशिश की है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। अचानक से वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और वो वहाँ पर आती है। वैसे ही कार्ला उस बच्ची को देखकर कहती है ये गरीब की औलाद कौन आ गई है, इसे यहाँ से निकालो। जिसको देखकर सू वेवे शॉक हो जाती है और कहती है छोटे बच्चों से इस तरीके से बात नहीं करते हैं। कार्ला बोलती है हमने यहाँ पर वीआईपी लोगों को बुलाया है और इसके कपड़े और इसकी हालत देखकर लग रहा है कि ये कहीं की कोई प्रिंसेस नहीं है, बस एक गरीब की बच्ची है। जिसको सुनकर जोशुआ को बुरा लग रहा होता है और वो कार्ला को रोकता है और कहता है बिना कुछ सोचे समझे मत बोलो। कार्ला कहती है तो मैं नहीं जानती वो कौन है और इधर हम देखते हैं सू वेवे उससे कहती है तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, भला कोई छोटे बच्चे से इस तरीके से बात करता है क्या? जिस पर वो बच्ची सू वेवे के पास आती है और कहती है ये दीदी बहुत ज्यादा खराब है, देखो मुझे किस तरीके से बिहेव कर रही है और इसको बताओ कि मैं एक रॉयल प्रिंसेस हूँ। जिसको सुनकर कार्ला हंसने लगती है और कहने लगती है रॉयल प्रिंसेस इस तरीके की नहीं दिखती है, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो दुबई वाला बिजनेसमैन आ जाता है और आकर देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और पता चलता है कि ये छोटी सी बच्ची उसकी डॉटर है। वो भागकर अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है डैड ये जो दीदी है ना इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, बार बार ये मुझे गरीब बोल रही थी। जिसको सुनकर उस दुबई वाले बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कार्ला के डैड से कहते हैं ये आपकी डॉटर है ना, मैं आपके साथ किसी भी तरीके की कोई भी बिजनेस डील नहीं करना चाहता हूँ। पहली चीज आपको अपनी डॉटर को सिखानी चाहिए कि वो लोगों से किस तरीके से बात करे। जिसको सुनकर कार्ला के डैड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से ये डील की होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो सू वेवे की तारीफ करती है अपने डैड के सामने
सामने और बोलती है, सिस्टर ने मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जब ये दीदी मुझे गंदा गंदा बोल रही थी। अब हम देखते हैं कि सू वेवे अपने डैड से कहती है, डैड आप कार्ला को यहाँ से ले जाइए, बाकी का मैटर मैं संभालती हूँ। जिस पर कार्ला जोशुआ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिस पर जोशुआ उसका हाथ अपने हाथ से हटा देता है और गुस्से में उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसने सारी बात बिगाड़ दी होती है और उसके डैड उससे कह रहे होते हैं, अब जल्दी से यहाँ से चलो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोशुआ कुछ बिजनेसमैन से बात करने की कोशिश करता है, पर ऐसा लगता है कि उस बिजनेसमैन को जोशुआ की बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वहाँ पर उसकी छोटी सी बच्ची आ जाती है जो कहती है, डैड मुझे ये प्यारी सी सिस्टर बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, आप देखो ये कितनी प्यारी है और ऐसा लगता है कि ये मुझसे कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है। और वो भागती हुई चोलेयांग और सू वेवे के पास आती है और कहती है, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? जिस पर सू वेवे कहती है, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। और तभी उसके डैड सू वेवे को बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी डॉटर जिस चीज को पसंद कर लेती है मैं उसे हर वो चीज लाकर देने की कोशिश करता हूँ। आज उसने तुम्हें पसंद किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सू वेवे बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि आप छोलियों के बिजनेस में उसके साथ कोऑपरेट करें। और ये सब सुनकर सू वेवे इमोशनल हो जाती है और उसे बचपन का इंसिडेंट याद आता है जब वो कई बार डांस में, म्यूजिक में अवार्ड्स वगैरह जीत कर लाती थी और उसके फादर उन अवार्ड्स को देखकर भी कभी से प्यार नहीं करते थे। और सू वेवे यहाँ पर इमोशनल होने लगती है, जिस पर वो बिजनेसमैन कहता है, मैं अक्सर अपनी डॉटर को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, हमारी आगे भी मुलाकात रहेगी। सू वेवे बोलती है, वैसे भी आपकी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी है। इधर वो भागती हुई छोलियों के पास आती है और बोलती है, हमारा काम हो गया। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जोशुआ ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो आग लगाने के लिए सारी बातें घर पहुंचा देता है। इधर सू वेवे जब घर जाती है तो उसके फादर, ब्रदर और कार्ला सब नाराज बैठे होते हैं। सू वेवे बोलती है, क्या हुआ, सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है, सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? जिस पर उसका डैड कहता है, ना तुम्हें हमें वहाँ ले जाना चाहिए था, नहीं हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती होती, हमें वो रॉयल ऑयल का बिजनेस चाहिए था। सू वेवे बोलती है, इसमें मेरी क्या गलती है, ये सब कार्ला ने किया। और डैड आपको क्यों लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया? दरअसल मैंने उनसे बात कर ली है और वो बिजनेसमैन तैयार हो गया है हमारी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कल उसने बुलाया है बिजनेस डील को साइन करने के लिए। क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? जिस पर उसके डैड खुश हो जाते हैं और उनका बिहेवियर सू वेवे के लिए एकदम से बदल जाता है। कार्ला बोलती है, डैड मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिस पर सू वेवे कहती है, तुम तो रह ही ना दो, उसकी डॉटर भी साथ होगी और तुम्हें देखकर अगर फिर से उसे गुस्सा आ गया तो शायद ये डील भी कैंसिल हो सकती है, बहुत बड़ा रिस्क है ना बाबा, ना तुम घर पर रहो। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं, हाँ कार्ला वो सही बोल रही है, तुम घर पर रहो, जब डील साइन हो जाएगी तो मैं उसके डॉक्यूमेंट्स लाकर तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सू वेवे अपने ब्रदर और अपने डैड को इजीली बेवकूफ बना देती है। अब उस बिजनेस डील की छोलेहंग में कई सारे इन्वेस्टर खड़े होते हैं और उसमें सू वेवे और उसके डैड भी खड़े होते हैं, जिन्हें उस ऑयल बिजनेस के लिए उस आदमी से मिलना होता है। और वो आदमी आता है और वहाँ से सू वेवे को ले जाता है। उसके डैड शॉक होता है, उन्हें लगता है कि वो उसे चूज करेगा, पर ऐसा नहीं होता है और वो अंदर ले जाकर सू वेवे के साथ वो बिजनेस डील साइन करता है। उसके डैड को यहाँ पर धोखे जैसा महसूस होता है। वो गुस्से से सू वेवे के पास आता है और बोलता है, तुमने बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसको सुनकर उस बिजनेसमैन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि अभी ये हमारी बिजनेस पार्टनर है, अगर इन्हें एक भी खरोंच आई तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और सू वेवे बोलती है, डैड वैसे भी इस कंपनी में आधा शेयर तो मेरी मॉम का था और ये बिजनेस तो हमारी कंपनी में ही जाना है, पर इन रियल ये बिजनेस उसकी कंपनी में नहीं जाना होता। वो बिजनेस छोले की कंपनी के लिए उसने साइन किया होता है। इधर सू वेवे के डैड को अटैक पड़ता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उन्हें गुस्सा आ रहा होता है कि वो कैसे अपनी डॉटर को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। इधर कार्ला सू वेवे के पास आती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड के साथ इतना बड़ा धोखा करने की? तुम्हें पता है उनकी तबीयत कितनी बिगड़ी हुई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सू वेवे बोलती है, तो उनका ध्यान रखो, कभी तो डॉक्टर होने का फर्ज अदा करो। जिस पर कार्ला को गुस्सा आता है। इधर सू वेवे आकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगती है। अब उसने नई नई चीजें निकाल ली होती है, वो चीजें जो उसकी मॉम से बिलोंग करती हैं।
और हर एक चीज की डिटेल छोलियांग के पास भेज देती है। अगले दिन जोशा बैठा होता है, कार्ला भी बैठी होती है, सुवेवे भी बैठी होती है और उसके डैड उसके ऊपर भड़क रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तुमने हमारी कंपनी से सारी इन्वेस्टिंग डिटेल्स निकाली हैं, ऐसा तुमने क्यों किया? क्या तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया है कि उस कंपनी में हमने कितना ज्यादा खून पसीना बहाया है तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं? तुम इजीली कुछ भी नहीं ले सकती हो। सुवेवे उनसे लड़ रही होती है और कह रही होती है, मैंने किसी भी चीज को इजी तरीके से नहीं लिया है। कार्ला, जितना इन्वेस्टमेंट मैंने वहाँ से लिया है वो सब मेरा हक था। डैड, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? जिस पर उसके डैड कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुवेवे, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? सुवेवे बोलती है, मेरा कुछ भी दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि उन सब चीजों के ऊपर मेरी मॉम का हक था जिसके ऊपर आपने अपना हक बना रखा है। तभी वहाँ पर छोलियांग आ जाता है और उसके डैड उसे मारने जा रहे होते हैं कि छोलियांग आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आज से सू वेवे हमारे साथ रहेगी, हमारे साथ काम करेगी, उसके सारे डील्स वगैरह मैं हैंडल कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको इन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो सू वेवे को वहाँ से ले आता है और उसे किस करता है और बोलता है कि आज के बाद ये लोग तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे प्लीज कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। और उसने बोल दिया, वैसे भी कुछ दिन में स्कूल शुरू होने वाले हैं, हमारे लास्ट सेमेस्टर डेज में स्कूल कंटिन्यू होने वाला है, तो मुझे स्कूल से पिक करने के लिए आ जाना। वो दोनों एक दूसरे को किस करके रोमांटिक फील करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सू वेवे स्कूल में घूम रही होती है और तभी उसे घर जाना होता है और वहाँ पर जोशुआ आ जाता है और जोशुआ बोलता है, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा छोलियांग के साथ, अब मैं जेलस फील कर रहा हूँ, हो गया अब बस, तुम्हें मेरी अटेंशन मिल रही है ना? सू वेवे बोल देती है, क्या तुम बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे तुम्हारी अटेंशन क्यों चाहिए? वैसे भी मुझे तुम्हारी अटेंशन नहीं चाहिए, तुम ये सब डिजर्व भी नहीं करते। जिस पे जोशुआ को गुस्सा आने लगता है। सुवेवे जा ही रही होती है चोलियांग के पास में, तभी जोशुआ जाकर फाइल निकालता है। तभी वहाँ पर चोलियांग आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, आगे का काम तुम्हें संभालना है। लेकिन तभी उसके सामने जोशुआ खड़ा होता है। जैसे ही देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसने सुवेवे को परेशान करने की कोशिश की है और बोलता है कि तुमने जो अब्रॉड जाने के लिए पास के लिए अप्लाई किया था उसकी टिकट मेरे पास है, जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगा वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी। और उसकी तरफ देखता है। चोलियांग भी शॉक होता है। सुवेवे जिसके पास जाने लगती है। चोलियांग को लग रहा होता है कि खेल पलट चुका है, सुवेवे के इमोशंस बदल गए हैं, लेकिन सुवेवे उसके पास जाकर उसे जोर का थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है, अपना दिमाग और अपने पैसे दोनों अपनी पॉकेट में रखो, क्योंकि इन दोनों का तो कुछ काम ही नहीं है। तुम मेरे इमोशंस को इन खाली नोटों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो, पर ये नोट मेरे किसी काम के नहीं है। और वो सीधा चोलियांग के पास जाती है। चोलियांग इतने गुस्से में होता है कि वो सबके सामने सुवेवे को किस करने लगता है। जोशुआ को वहाँ से मजबूर होकर जाना पड़ता है, पर सुवेवे शर्म आ रही होती है और कह रही होती है, तुम्हारे ड्राइवर ने हमें ये सब करते हुए देख लिया है। जिस पे चोलियांग बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो, पर तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी भी किसी का नहीं होने दूंगा। सुवेवे उससे कहती, वो मुझसे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना किया और इसलिए उसने यहाँ पर तमाशा किया, तो मुझे बुरा तो नहीं लगा। चोलियांग बोलता है, जब दो इंसान एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और वैसे भी तुम्हारे स्कूल का लास्ट वर्किंग डे था, अब तो स्कूल खत्म हो गया है ना? सुवेवे बोलती है, हाँ। और चोलियांग उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है और उसे कहता है, ये घर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रेंट पे लिया है, यहाँ पे हम दोनों रहेंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे, और वैसे भी मैंने यहाँ पे एक एक चीज डिसाइड करके रखी है, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो हम इसे खरीद भी लेंगे। और वो एकदम से अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और बोलता है, ये ब्लैक कार्ड है, वैसे भी मैं तो शादी के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास खुद का भी एक कार्ड हो। और वो सुवेवे को इनफाइनाइट कार्ड देता है, जिसके अंदर इनफाइनाइट अमाउंट होती है, जितना चाहे वो उतना खर्च कर सकती है, और उससे बोल रहा होता है, आज से तुम्हें मेरे पास रहना है, तुम्हारी कोई कंडीशंस टर्म्स जो तुम मुझसे चाहती। और सुवेवे उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि जब भी मैं तुमसे नाराज हूँ और मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ तो तुम मुझसे उतना ही प्यार करो जितना तुम पहले करते थे। और वो इमोशंस में आकर चोलियांग के गले लग जाती है। इधर जोशुआ को दिखाया जाता है जो पागलों की तरह सुवेवे के रूम में जाता है। उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी होती है और वो एक एक चीज के बीच में सुवेवे की कुछ न कुछ चीज ढूंढने लगता है जिससे वो उसके क्लोज जा सके, लेकिन उसे कुछ भी नहीं
मिल रहा होता है, उल्टा उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर सुवेवे को दिखाया जाता है जिसे चोले यंग फिर से स्कूल से पिक करने आता है और उससे कहता है, मैंने आज अपने नए घर में तुम्हारे लिए एक प्रिंसेस कॉर्नर चूज करके रखा है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सुवेवे उसके साथ घर आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चोले यंग से कहती है कि मुझे खाना पीना बनाना नहीं आता है, मुझे किचन के अंदर मत ले जाना। चोले यंग बोलता है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ जिसको गर्ल्स नेसेसिटी बोलते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाती है उसे वहाँ पर बहुत सारे कपड़े, गहने और बहुत सारा सामान मिलता है। सुवेवे शॉक हो जाती है और कहती है, डार्लिंग ये सब कुछ उसके लिए खुद खरीदा है और वो यहाँ पर एनफोर्स होने का ड्रामा कर रहा था, जबकि उसके दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहता है। इधर चोले यंग किचन में उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है और सुवेवे पीछे से जाती है और उसके हाथों को जलता हुआ देखती है। चोले यंग उससे बोलता है, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, क्योंकि उसके दिमाग में उसके हाथों को लेकर गंदे गंदे ख्याल आ रहे होते हैं। सुवेवे कहती है, कुछ भी नहीं, तुम क्या सोच रहे हो, मैं नहीं शर्मा रही हूँ। चोले यंग बोलता है, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, और वो सुवेवे के क्लोज आने लगता है। इधर हम देखते हैं कि वो सुवेवे के लिए खाना बनाकर लाता है। सुवेवे डिनर टेबल पर बैठी होती है और तभी उसे अपनी पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक सीन याद आता है, जहाँ पर चोले यंग ने लास्ट टाइम भी उससे शादी करके उसके साथ अच्छे से बिहेव करने की कोशिश की थी, पर सुवेवे उसे हर दिन सुबह टॉर्चर करती थी, हंगर की नोक से उसे उठाती थी, उसे खाना बनवाती थी और उसका खाना खाने के बाद उसे जलील करती थी, ये बोलकर कि तुम्हारे हाथ में स्वाद की जगह बस बेस्वाद भरा पड़ा है, और उसे पनिशमेंट भी देती थी। और अभी प्रेजेंट में जब चोले यंग उसके लिए कुकिंग करता है तो उसे कहता है, अभी ये खा लो, इसके बाद तुम्हें एक बहुत ही डिलीशियस चीज दूंगा। सुवेवे बोल देती है, ऐसा क्या है जो तुम मुझे देना चाहते हो, और सुवेवे को खाना खाते खाते बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे बाद में समझ आता है कि चोले यंग उससे डबल मीनिंग में बात कर रहा है। और वो चोले यंग से कहती है, तुम्हारा दिमाग बहुत गंदा है, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझे कितनी ज्यादा शर्म आ रही है। तभी चोले यंग के पास किसी का कॉल आने लगता है और ये कॉल उसके ऑफिस का होता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुवेवे को अपनी पास्ट लाइफ के सारे सीन याद आ रहे होते हैं कि कैसे वो चोले यंग से नाराज होकर उससे कभी बात भी नहीं किया करती थी, और कॉलेज से आने के बाद वो उस दिन और भी परेशान किया करती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं चोले यंग उसे बोलता है कि कल वो उसके साथ जाएगा, चाहे वो कहीं भी जाए। और चोले यंग उसे बोलता है कि पहले मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की, क्या तुम उसके लिए नाराज हो। सुवेवे बोलती है, इसे क्या पता, पास्ट लाइफ में इसने मेरी वजह से अपनी जान गंवा दी और ऐसा लग रहा है कि इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, तो नाराज तो होना ही चाहिए। और वो एकदम से चोले यंग को किस कर लेती है और बोलती है, कभी भी नहीं, मैं तुमसे कभी भी नाराज नहीं होंगी। अगले दिन हम देखते हैं सुवेवे सीधा जोशुआ के पास जाती है क्योंकि उसे अपना लाइसेंस चाहिए होता है जो जोशुआ के पास होता है। जोशुआ उससे बोलता है, तो फाइनली तुम यहाँ आ ही गई, मुझे पता था तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जो चोले यंग के पास नहीं है। चाहे तुम उसके कितने भी क्लोज आ जाओ पर वो कभी भी तुम्हारा नहीं होगा। सुवेवे बोलती है, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मुझे मेरा लाइसेंस दो और यहाँ से जाने दो। जिस पर वो हंसने लगता है और बोलने लगता है, क्या तुम्हारे लिए सारी चीजें इतनी आसान है क्या? तुम्हें सच में लगता है कि अब हम एक दूसरे को डेट नहीं कर पाएंगे? सुवेवे बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारे बीच ऐसा कुछ बचा ही नहीं है और मेरे पास मत आओ। और एकदम से वो सुवेवे के क्लोज जाने लगता है और उसे डराने लगता है और बोलता है कि देखो, हम जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। सुवेवे बोलती है, मुझे वही तो नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। पहले भी तुम लोगों ने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया, मुझे चीट किया, और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और वो सुवेवे का एकदम से लाइसेंस निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। सुवेवे उससे कहती है, हुआ क्या है तो मैं। और जैसे ही सुवेवे वहाँ से जाने लगती है वैसे ही जोशुआ पीछे से उसे धक्का देकर वहीं टेबल पर गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, इसके बाद तो तुम मेरी हो जाओगी। सुवेवे जैसे तैसे उसे धक्का देती है और उसके थप्पड़ मार देती है, लेकिन जोशुआ उल्टा उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर चोले यंग आ जाता है। वो जोशुआ को बुरी तरह मारता है, सुवेवे को बचा लेता है और उससे कहता है, अपनी हद में रहो, दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे गलत नजरों से देखने की? जिस पर जोशुआ कहता है, भूलो मत, वो पहले मेरी फियांसे थी। जिस पर सुवेवे कहती है, जिसे मैंने कभी पसंद नहीं किया था, गलती मेरी थी जो
मैं चुप रही, पर तुम ये सब कुछ डिजर्व भी नहीं करते थे। इधर हम देखते हैं कि जोशुआ के डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जो चोले यंग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जोशुआ से कहते हैं, तुमने ये क्या किया? तुमने उस लड़की से पंगा क्यों लिया? कार्ला पहले ही सबके सामने अनाउंस करके जा चुकी है कि तुम एक रेड फ्लैग हो, और इसके बाद अब तुम्हारा क्या होगा मिस्टर चोले यंग? हमारा बिजनेस सेंड कर देगा। और वो अपने बेटे को बुरी तरह मारते हैं और कहते हैं, आज के बाद तुम मुझसे कभी भी नहीं मिलोगे। और वो सुवेवे का लाइसेंस उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, यहाँ इंसान नहीं हैवान रहते हैं, मेरे बेटे से दूर रहो, ये अच्छा लड़का नहीं है। सुवेवे बोलती है, हाँ वो तो मैं समझ गई हूँ इसकी हरकतें देखकर, और सुवेवे वहाँ से चोलेयंग के साथ चली आती है। अब हम देखते हैं चोलेयंग के घर का सीन। यहाँ पर चोलेयंग सुवेवे के लिए खाना बना रहा होता है। सुवेवे मुस्कुराती हुई उसके पास आती है। चोलेयंग बोलता है, क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो और तुमने इतनी प्यारी सी ड्रेस क्यों पहन रखी है? सुवेवे बोलती है, ये मैंने आज के दिन के लिए ही मंगवाई थी। चोलेयंग बोलता है, क्या मतलब? और फिर बोलता है, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम अभी भी नहीं समझी चोलेयंग क्या है? जल्दी से आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। और वो जल्दी से उसके पास जाती है और खाना खाने लगती है, पर उसका फोकस तो चोलेयंग की तरफ ही होता है और मुंह से उसे देखे जा रही होती है। चोलेयंग उसे पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे इतना क्यों घूर रही हो? सुवेवे बोलती है, दरअसल मेरा एक सवाल है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला कि तुम ऐसे मेरे लिए खाना बनाते हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा? चोलेयंग बोलता है, तो ऐसा क्यों लगता है? खाना बनाना किसी एक इंसान का काम नहीं है, दोनों का काम है, और अगर तुम्हें कुकिंग नहीं आती है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। सुवेवे को उसकी ये बात इतनी अच्छी लगती है कि वो रूम में आकर उसे टाइट हग करने लगती है और उसे प्यार करने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर चोलेयंग आ जाता है और बोलता है, तुम ये किसे करके आ रही हो? सुवेवे बोलती है, अब क्या करूं, तुम्हें तो टच करने को मिलता नहीं है। चोलेयंग बोलता है, अच्छा तो मेरे हिस्से का प्यार भी तुम ऐसे दे रही हो, मुझे जेलस फील हो रहा है। सुवेवे बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम? और वो अचानक से सुवेवे को किस करने लगता है और इनके बीच क्लोज और रोमांटिक मोमेंट्स बनने लगते हैं। चोलेयंग बोलता है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। सुवेवे बोलती है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। और हम देखते हैं कि चोलेयंग खुद को रोककर वहाँ से बाथरूम के अंदर चला जाता है और सुवेवे को गुस्सा आने लगता है। जब चोलेयंग चेंज करके वापस आता है तो वो देखता है कि सुवेवे उसकी तरफ बैक करके सो रही है, तो उसे गुस्सा आता है और वो सुवेवे से पूछता है, क्या हुआ? सुवेवे बोलती है, तुम मुझे आधे रास्ते में अकेला छोड़कर चले गए थे, जिस पर चोलेयंग उसके क्लोज जाने लगता है और ये एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं और इनके बीच में बहुत कुछ हो जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुवेवे अपनी कंपनी के लोगों के पास जाती है और कहती है, गाइस अब लाइसेंस मेरे पास आ चुका है, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट मैं जल्दी ही शुरू कर सकती हूँ। सभी लोग अपने अपने बारे में कुछ न कुछ बताएं और मेरे असिस्टेंट को टेक्स्ट करें कि इसे क्या पोजीशन लेनी है। इधर हम देखते हैं उसके डैडू से कहते हैं, बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारा काम हल्का करने के लिए मुझे भी यहाँ आ जाना चाहिए। तुम कुछ भी काम मुझे दे सकती हो सकता है कि मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बन जाऊँ। सुवेवे बोलती है, क्या आपको लगता है कि मैं 3 साल की बच्ची हूँ, मैं ये चीजें हैंडल नहीं कर पाऊंगी, आप यहाँ से जाइए। जिस पे उसका डैड कहता है, तो मुझे लगता है कि तुम ये सब कुछ करके ये कंपनी मुझसे वापस ले लोगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका ब्रदर भी आ जाता है और कहता है, डैड की बात मानो, उन्हें ये कंपनी दे दो। सुवेवे बोलती है, कभी भी नहीं, ये कंपनी मेरी मॉम ने बनाई थी, बहुत जल्दी उनकी फ्यूनरल की डेट आने वाली है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मैं उन्हें ये गिफ्ट दूंगी, तुम देखना। और हम देखते हैं कि वो एकदम से गेट की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो गेट खोलती है वहाँ पर कार्ला होती है, जिसे वो धक्का देती है और उसके पैर पर हाथ रख देती है। कार्ला बोलती है, सुवेवे मुझे छोड़ दो। सुवेवे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऑफिस के बाहर अपना कान लगाकर कुछ भी सुनने की? अब यहाँ पर वो सीधा अपने ब्रदर के पास आती है और कहती है, देखा इस लड़की के अंदर कितना घमंड आ गया है। जिस पर हम देखते हैं कि उसका भाई बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारा कर्मा है, तुमने इतना टाइम तक उसे बुली किया, अब किसी न किसी दिन तो उसे अपने लिए स्टैंड लेना ही था। जिस पर कार्ला कहती है, मैंने कभी भी उसे बुली नहीं किया, उसकी हरकतें थी जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। जिस पर उसका ब्रदर कहता है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता और मुझे तुम्हारी लड़ाई के बीच में नहीं पड़ना है। और इधर हम देखते हैं कि अब जो कार्ला होती है वो किसी
किसी को कॉल कर रही होती है और बता रही होती है कि हमें बहुत कुछ करना होगा, ऐसे मौका हाथ से जा रहा है। उसने बिजनेस और चोले यंग दोनों को अपने हाथ में कर लिया है। इधर हम देखते हैं कि सू वेवे के डैड प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो सू वेवे को बुलाते हैं और उससे कहते हैं अभी भी मौका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर दो। सू वेवे बोलती है क्योंकि वो सब मेरे फेवर में डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन डैड, आपकी ये चाल मेरे साथ काम नहीं करेगी, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आगे आने के लिए। इधर हम देखते हैं कि सू वेवे अब सीधा चोलियोंग के पास जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और रात को घर आ जाती है। और वो एक वीडियो देख रही होती है एक छोटे से बच्चे की, जिसको देखकर उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है। चोलियोंग बोलता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। सू वेवे बोलती है उनकी बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है, मैं एक्साइटेड हूँ एक बहुत ही अच्छी एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनकी पूजा में तुम आगे आओगे। जिसपे चोलियोंग बोलता है बिल्कुल, और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू वेवे ने सभी को अपनी मॉम की बर्थ एनिवर्सरी पे बुलाया होता है। उसके डैड और उसका ब्रदर भी आया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि सेरेमनी शुरू करो, जिसपे सू वेवे बार बार चोलियोंग को कॉल कर रही होती है क्योंकि उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि जो उनकी बेटी को डिजर्व करता है वही ये काम करेगा। तभी वहाँ पर कार्ला आ जाती है और कहती है सू वेवे ये काम मैं और जोशुआ भी तो कर सकते हैं क्योंकि मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। सू वेवे बोलती है बकवास बंद करो, मेरी मॉम ने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना और हमें तो पता भी नहीं है तुम कहाँ से आई हो और किसका गंदा खून हो। ये सुनकर उसका डैड गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं अपनी बहन से जुबान संभाल कर बात करो। सू वेवे बोलती है वो ये सब कुछ सुनना डिजर्व करती है और उससे बोलो कि वो बार बार बीच में ना पड़े। यहाँ पर उसका डैड कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी से इतनी गंदी बातें बोल रही हो। और कार्ला बोलती है उसने स्टार्ट किया था, मैं तो बस उसे उसकी जगह दिखा रही हूँ। इधर हम देखते हैं कि जोशुआ बोलता है कोई नहीं अंकल, अगर सू वेवे अभी भी बोलेगी तो मैं उसके साथ इस पूजा में बैठ सकता हूँ। लेकिन कार्ला फिर आगे आती है और बोलती है क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं इस काम की परमिशन दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं सू वेवे के डैड कहते हैं सभी गेस्ट देख रहे हैं कि अभी तक चोलियोंग नहीं आया और तुमने यहाँ पर नौटंकी लगा रखी है। इधर चोलियोंग को दिखाया जाता है जो पार्किंग एरिया में होता है और पीछे से आकर कोई उस पर अटैक कर देता है। चोलियोंग जल्दी से अपने ड्राइवर को कॉल करता है और उसे वहाँ से पिक करने के लिए बोलता है। उसका ड्राइवर उसे पिक करके सू वेवे की मॉम की बर्थ एनिवर्सरी पर ले जाता है और यहाँ पर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, मानो कुछ भी हुआ ही नहीं। कार्ला बहुत ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि इनके पीछे कुछ न कुछ प्लानिंग होती है। वो अंदर आता है, वो नहीं चाहता था कि सू वेवे का जो सिस्टम है वो खराब हो जाए और उसने अपनी मॉम के लिए जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है वो भी खराब हो जाए। और वो अंदर आकर सू वेवे के साथ उसकी मॉम के लिए पूजा करता है। सू वेवे बहुत ज्यादा खुश होती है और थोड़ी देर बाद चोलियोंग की हालत बिगड़ने लगती है। सू वेवे को रियलाइज हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है और हम देखते हैं कि सू वेवे जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। इधर जोशुआ भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि अचानक से ये क्या हुआ और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। लेकिन इधर जब वो हॉस्पिटल ले जाती है तो हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चोलियोंग होश में आ चुका होता है। सू वेवे कहती है ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या तुम मुझे बताओगे? चोलियोंग बोलता है पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर आकर अटैक किया। सू वेवे को पहले से ही पता होता है कि वो कौन लोग थे और वो चोलियोंग से कहती है ये सब कुछ मेरे डैड ने करवाया है क्योंकि उसका बिजनेस दोबारा मुझसे छीनने वाला था और उसे सब कुछ पता चल चुका है। चोलियोंग के जासूस उसे कॉल करके बताते हैं ये सब कुछ सू वेवे के डैड ने करवाया है। सू वेवे बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उसके अगेंस्ट में प्रूफ भी देंगे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि उसने सारे सबूत मिटा दिए होंगे, हमें उनसे खुद कन्फेस करवाना पड़ेगा। और वो चोलियोंग से कहती है तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम उनसे ये सारी चीजें कन्फेस करवाएंगे। और हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सू वेवे चोलियोंग का ध्यान रखती रहती है और कुछ दिन के बाद मेन सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू वेवे और चोलियोंग कार्ला और उसके डैड को पकड़ लेते हैं और वो लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि वो सच कबूल कर लें। सू वेवे यहाँ पर अपने डैड की एक एक काली करतूत बता देती है कि कैसे उसने घर की नौकरानी के साथ अफेयर करके कार्ला को इस दुनिया में लाया और मैं कभी उसकी बेटी थी ही नहीं क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसका बायोलॉजिकल फादर कभी ये इंसान था ही नहीं। यहाँ पर वो जोशुआ से भी कहती है तुमने भी बहुत कुछ गलत किया है पर तुम्हारे अगेंस्ट में एविडेंस मिल चुके हैं और वो पुलिस को उन्हें ले जाने के लिए बोल देती है और आज उसका बदला पूरा हो जाता है। इधर सू वेवे ऑफिस में काम कर रही होती है और उसे घर पर आने का नोटिस आता है और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं।
चोल यांग घुटनों पर आकर सुवेवे को सबके सामने प्रपोज करता है और वो उसे शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, किस करते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।